प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम दिष्टकारी बनाते हैं जो कि हमारे एसी को डीसी के बदलने में काम में आते हैं। हमने ये भी देखा कि डिस्टकरण के रूप में हम डायोड को यूज़ करते हैं, क्योंकि डायोड में फॉरवर्ड बायस में तो करंट बहती है लेकिन रिवर्स बायस में करंट नगण्य होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तब तो आपके पास धारा बहती है, और जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो उसमें से धारा नहीं बहती है। तो इस तरह से एसी को डीसी में बदलने का कार्य कर सकता है। और अर्धतरंग दिष्टकारी में हमने देखा था कि अर्धतरंग दिष्टकारी के द्वारा हम केवल आधी चक्र के लिए ही एसी को डीसी में बदल सकते हैं, पूरे चक्र के लिए नहीं। अगर एसी के पूरे चक्र के लिए हम उसे डीसी में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये दो तरह से बनाया जा सकता है। एक तो ये तरीका जिसमें कि हम ट्रांसफार्मर को मध्य बिंदु से टेपित करते हैं, और इस तरह प्रकार के दिष्टकारी में हम केवल दो ही डायोड यूज़ करते हैं दिष्टकरण के लिए। और दूसरा हमारे पास है सेतु दिष्टकारी। इसमें हम ट्रांसफार्मर को मध्य बिंदु से टेपित नहीं करते हैं और 4 डायोडों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि 2 डायोड यूज़ करके किस प्रकार से हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी बना सकते हैं। तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि आपके पास ये एक एसी सोर्स है। ये यहाँ ट्रांसफार्मर हमने लगाया है। ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये इंडक्शन को शो कर रही है लाइंस। अब हमने ट्रांसफार्मर के दोनों बिंदुओं से, जो सेकेंडरी कॉइल है उसके दोनों बिंदुओं से हमने, दोनों पॉइंट्स से हमने 2 डायोड जोड़े हुए हैं, D1 और D2। अब इसके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल को हमने मध्य बिंदु से टेपित किया है, और टेपित करके पॉइंट C को हमने जोड़ा है लोड से, और ये दोनों डायोड आपस में कनेक्टेड हैं। लोड का दूसरा सिरा हम ये कह सकते हैं कि दोनों डायोडों के नेगेटिव N सिरे से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये दिष्टकरण कैसे करता है। अब दिष्टकरण जब होता है तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास पहला हाफ साइकिल आया तो A पॉइंट पॉजिटिव हो गया है। जब A पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है और B नेगेटिव हो जाता है तो ये एक तरह से डायोड फॉरवर्ड बायस में आ गया है D1, जबकि D2 रिवर्स बायस में है। तो जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में आता है तो धारा की दिशा अगर हम देखें तो A से P की ओर धारा बहती है, और P से Q की ओर, यानी उसके बाद डायोड में से धारा जाती है, फिर लोड में से धारा जाती है, और Q से होकर पुनः ये कॉइल में चली जाती है। इस तरह से एक धारा का परिपथ पूरा हो जाता है, और धारा का परिपथ मुझे क्या मिलता है, APQCA। इस प्रकार से एक बंद लूप में ये धारा बह रही है। तो हमने यहाँ देखा डायोड में जो धारा, लोड में से जो आउटपुट जहाँ हम लेते हैं वहाँ जो धारा बह रही है वो P से Q की ओर बह रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डायोड से जो धारा बह रही है वो कि इस परिपथ में जो धारा बह रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है। अब यहाँ पर हम जब नेगेटिव साइकिल आता है तो यहाँ पर आपके पास B पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है और A पॉइंट नेगेटिव हो जाता है। तो इस स्थिति में डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाता है, और फॉरवर्ड बायस में से होने में इसमें से धारा बहती है, और D1 में से धारा नहीं बहती है क्योंकि ये रिवर्स बायस में आ चुका है। तो अब हम ये देखते हैं कि धारा C से बहना शुरू हुई, डायोड D2 में गई, और उसके बाद D2 से होने के बाद ये बिंदु P पर आई। बिंदु P से आने के बाद RL में से होकर बिंदु Q पर आकर पुनः ये C में आ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोड में जो धारा बह रही है उसमें दोनों ही स्थितियों में धारा की दिशा क्या रहती है, समान रहती है। तो यहाँ पर आपके पास हमें दोनों चक्रों में आपके पास पॉजिटिव साइकिल आ रहा है एसी करंट का, तो भी हमें आउटपुट मिल रहा है लोड पे और दिष्टकरण होके। इसी तरह नेगेटिव साइकिल आ रहा है तो भी डायोड D2 के थ्रू होके हमें लोड में उसी दिशा में धारा मिलती है, दिष्ट धारा मिलती है। इस प्रकार से हमें दिष्टकरण होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी से, जो कि मध्य बिंदु टेपित है। अब हम लेते हैं सेतु दिष्टकारी कैसे काम करता है। तो सेतु दिष्टकारी की ओर जब मैं बढ़ती हूँ तो मेरे को क्या दिखता है कि इसमें मैंने एक एसी सोर्स लगाया है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल, ये इंडक्शन, ये सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल से होकर यहाँ अगर हम देखें तो ए सिरे से मैंने 2 डायोड जोड़े हैं विपरीत दिशा में, यानी कि एक का अगर P टर्मिनल जुड़ रहा है तो दूसरे का N टर्मिनल जुड़ रहा है ये पॉइंट से। इसी तरह सेकेंडरी कॉइल का दूसरा सिरा जो बिंदु D पर है, उस बिंदु D से भी 2 डायोड जोड़ रहे हैं। एक तो आपके पास, एक का तो P सिरा जुड़ा हुआ है, दूसरे का N सिरा जुड़ा हुआ है, और इन चारों डायोडों को हमने D1 को जोड़ा है D4 से, D2 को जोड़ा है D3 से, और इनके मध्य बिंदु में हमने क्या लगा दिया है, लोड लगाया है
बी और सी के मध्य हमने क्या लगाया है, लोड रेजिस्टेंस लगाया, जहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज नापेंगे। अब ये कैसे काम करेगा, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण इससे कैसे होगा, इसको हम समझें। तो जब फर्स्ट हाफ साइकिल आता है तो बिंदु P पॉजिटिव हो जाएगा, बिंदु P Q नेगेटिव। तो बिंदु P पॉजिटिव पर पॉजिटिव पोटेंशियल लग रहा है, इसलिए A से होकर पॉजिटिव पोटेंशियल किस पर लगेगा, D2 पर लगेगा, तो ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। और यहाँ पर चूंकि Q पे नेगेटिव लगा है तो D से होकर डायोड D का जो D4 का जो N सिरा है वो इस नेगेटिव से होकर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इस पहले साइकिल में D2 और D4 दोनों फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगे। अब जब ये दोनों फॉरवर्ड बायस में आएंगे तो धारा कैसे बहेगी, इसे हम देखें। तो धारा जा रही है सेकेंडरी कॉइल के बिंदु P से होकर A पर, A से जाएगी डायोड D2 में से बहती हुई C पर, C से होकर जाएगी लोड में, और लोड से होकर जाएगी B में, बिंदु P पर आएगी, B से होकर डायोड D4 से होकर बिंदु D में आएगी और D से पुनः कॉइल में प्रवेश कर जाएगी। इस तरह से ये धारा का जो सर्किट है वो मुझे देखने को मिल रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज धारा बह रही है। अब दूसरे साइकिल में हम देखें, जब नेगेटिव साइकिल आता है तो P नेगेटिव हो जाएगा, Q पॉजिटिव। P नेगेटिव होगा तो आपके पास डायोड जो D1 है इससे जुड़ा हुआ है, इसका N सिरा इधर A से जुड़ा हुआ है, इसलिए डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में आएगा। अब Q चूंकि पॉजिटिव हो चुका है तो बिंदु D से होकर ये जो D3 है इसका P सिरा इस पॉजिटिव से जुड़ेगा उस समय, तो ये डायोड D3 भी फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। यानी कि अब सेकंड साइकिल में D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में आ चुके हैं। तो अगर अब हम धारा देखें तो पॉजिटिव सिरे से धारा बहनी शुरू हुई तो Q से D से होकर D3 में जाएगी, D3 से होकर C से होकर B में जाएगी, B से होकर डायोड D1 से होकर A में जाकर पुनः P से सेकेंडरी कॉइल में चली जाएगी। तो यहाँ अगर मैं यहाँ लोड में देखूँ तो लोड में हर समय धारा की दिशा, चाहे वो पॉजिटिव साइकिल आया चाहे वो नेगेटिव साइकिल आया, बहने वाली धारा की दिशा C से B की ओर है, यानी एक ही दिशा में से लोड में धारा बह रही है, तो आउटपुट मुझे एक ही दिशा में मिलेगा। तो इसलिए इसमें भी अगर हम देखें तो दोनों ही साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में भी और नेगेटिव साइकिल में भी मुझे धारा मिलती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में मैं मध्य टेपित दृष्टिकारी को भी ले सकती हूँ और सेतु दृष्टिकारी को भी ले सकती हूँ। अब ये तो था कि ये दृष्टिकरण कैसे करता है। अब हम इसके वक्र देखते हैं। तो वक्रों में मुझे दिखता है कि ये निवेशी वोल्टा दोनों फेज में है, पॉजिटिव फेज में भी है और नेगेटिव फेज में भी है। AC करंट आ रही है इनपुट पर, जिसको मैंने यहाँ दिखाया है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ में आ रही है, दूसरे T/2 से T वाले नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव में हो जाती है, नेगेटिव फेज में। इस तरह से अल्टरनेट फेज चेंज हो रहा है। अब आउटपुट में, यानी जब D1 डायोड आपके पास D1 के में चालन होता है, तब उस स्थिति में अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डायोड फर्स्ट, यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं कि डायोड D1 में अचालन की स्थिति है और यहाँ D2 में अचालन की स्थिति है। तो यहाँ पर आपके पास मुझे क्या मिलता है कि जब यहाँ चूंकि मैंने डायोडों को इस तरह दिखाया है, सेतु दृष्टिकारी के लिए अगर हम इसको उल्टा करें तो यहाँ पर अगर मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इसको कह रही हूँ चालन हो रहा है डायोड D1 में, तो ये मैं बात कर रही हूँ पूर्ण तरंग मध्य टेपित दृष्टिकारी की। और अगर मैं दूसरे में बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं ये जो कि D2 और D4 में लिखा है, तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ सेतु दृष्टिकारी की। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं इसको कहूँ कि D2 में चालन हो रहा है तो मैं बात कर रही हूँ मध्य बिंदु टेपित दृष्टिकारी की। और अगर मैं नीचे डायोड D1 और D2 और D4 की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ सेतु दृष्टिकारी की। तो एक्चुअली मैंने प्रयास क्या किया है कि दोनों दृष्टिकारियों से प्राप्त वक्र को मैं एक ही फिगर में दर्शा सकूं, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आउटपुट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चलो मध्य बिंदु टेपित दृष्टिकारी की। तो हमने देखा था डायोड D1 में से होता है, पॉजिटिव साइकिल आता है तो D1 में से होकर धारा बहती है, नेगेटिव साइकिल आता है तो D2 में से होकर धारा बहती है। यानी कि जब
फर्स्ट हाफ साइकिल आता है तो पॉजिटिव फेज में धारा आ रही है जब D1 में चालन हो रहा है, और सेकंड फेज में धारा आ रही है जब D2 में से चालन हो रहा है। ये किसकी बात है? मध्य बिंदु टेपित डिस्ट कार्य की बात है। अब हम दूसरे सेतु डिस्ट कार्य पे जाते हैं। तो सेतु डिस्ट कार्य में अगर मैं देखूं तो पहले पॉजिटिव साइकिल में आपके पास जब भी पॉजिटिव साइकिल आता है तो डायोड D2 और D4 फर्स्ट स्थिति में आपके पास D2 और D4 चालन की स्थिति में है। तो D2 और D4 जब चालन में है आपके पास, यहाँ पे D2 और D4 चालन की स्थिति में है तो सेतु डिस्टकारी है। तो आपके पास यहाँ पे इस स्थिति में पॉजिटिव हाफ साइकिल में मुझे आपके पास चालन दिखता है। अब मैं लेती हूँ D3 और D1 को। जब D3 और D1 में चालन होता है तो नेगेटिव दूसरे हाफ साइकिल के लिए तो यहाँ नेगेटिव लग जाता है, तो D1 और D3 आपके पास काम करते हैं। तो D1 और D3 में जब धारा बहती है नेगेटिव साइकिल में तो चालन होता है। तो सेकेंड हाफ साइकिल में D1 और D3 में चालन होने पर धारा बहती है। तो इस प्रकार से मैं इसे दिखा सकती हूँ कि जब आपके पास पूर्ण तरंग मध्य बिंदु टेपित डिस्टकारी है तो D1 में चालन होने पर धारा आ रही है, जो मैंने सर्किट बनाया उसके आधार पर। और अगर ये सेतु डिस्टकारी है तो D2 और D4 में चालन होने पर ये धारा पॉजिटिव साइकिल में आ रही है। और अगर सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो नेगेटिव साइकिल में मध्य बिंदु टेपित डिस्टकारी की बात कर रही हूँ तो D2 में चालन होने पर मुझे धारा मिलती है नेगेटिव फेज से आउटपुट पर। और अगर मैं सेतु डिस्टकारी की बात कर रही हूँ तो D1 और D3 में चालन होने पर मुझे सेकंड फेज में धारा मिलती है। तो इस प्रकार से दोनों ही फेजों को मैं कंबाइन करूँ तो यानी एक तो मिली पहली बार पॉजिटिव साइकिल के लिए धारा आउटपुट पर डिस्टकारी होके, और सेकंड हाफ साइकिल के लिए भी डिस्टकरण होके मुझे धारा मिल रही है। और टोटल धारा जो लोड पे आ रही है वो इन दोनों का सम होगी, इसलिए टोटल जो निर्गत दिष्टता होगी, धारा होगी, वो पूरे चक्र के लिए मुझे दिष्ट रूप में दिखेगी। उसका पूरे का डिस्टकरण होगा, यानी कि दिशा एक ही फेज में ये धारा बह रही है। नेगेटिव फेज की धारा यहाँ पर खत्म हो गई। यहाँ सिर्फ धारा मुझे कौन से फेज में मिल रही है? पॉजिटिव फेज में मिल रही है और पूरी तरंग के लिए मिल रही है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ये आइडियल डीसी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मान निरंतर बदल रहा है, और जब ये मान निरंतर बदल रहा है तो इसका मतलब इसमें एसी के कुछ घटक उपस्थित हैं। अब हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे वो हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।